नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र की इस क्लास में। हम चर्चा कर रहे हैं हेक्सर-ओलिन सिद्धांत की। एडम स्मिथ रिकार्डो मिल द्वारा विकसित शास्त्रीय तुलनात्मक लागत सिद्धांत ने कहा कि व्यापारिक देशों की तुलनात्मक लागत श्रम की एकल उत्पादकता या एकल साधन में अंतर पर आधारित था, लेकिन वे ऐसे मतभेदों के लिए एक संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रदान करने में विफल रहे। यह निश्चित रूप से सच है कि दो देशों के बीच वस्तुओं की कीमतों में सापेक्ष अंतर या लागत अंतर की वजह से उनमें तुलनात्मक लाभ होता है और उस वजह से व्यापार होता है। तो लेकिन वस्तुओं की कीमतों में अंतर का जो कारण है वो शास्त्रीय सिद्धांत उत्तर देने में समर्थ नहीं रहा। इसके बदले में फिर स्वीडिश अर्थशास्त्रियों एली हेक्सर ने 1919 और बर्टिल ओलिन ने 1933 में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के पैटर्न के विश्लेषण के लिए जो सिद्धांत विकसित किया, उसने इस महत्वपूर्ण प्रश्न से निपटने का प्रयास किया और इस सिद्धांत ने पारंपरिक तुलनात्मक लागत सिद्धांत का समर्थन नहीं किया, लेकिन देशों और उनके संबंधित तुलनात्मक लाभों के बीच सापेक्ष वस्तु मूल्य अंतर के लिए स्पष्टीकरण प्रदान करके इसको समर्थन किया। उनके अनुसार इन देशों में साधन विन्यास या साधन आपूर्ति में अंतर के कारण वस्तुओं की कीमतों में अंतर उत्पन्न होता है। अर्थात जो उन्होंने वस्तुओं की कीमतों का अंतर है उसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराया? फैक्टर एंडोमेंट या साधन विन्यास को। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधुनिक सिद्धांत की संरचना मूल रूप से एली हेक्सर और बर्टिल ओलिन द्वारा विकसित सिद्धांत पर टिकी हुई है। इस सिद्धांत ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित शास्त्रीय और नवशास्त्रीय सिद्धांतों को लगभग पूरी तरह से बदल दिया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हेक्सर ओलिन दृष्टिकोण और तुलनात्मक लागत दृष्टिकोण के बीच कुछ वास्तविक संघर्ष है या किसी तरह से वे एक दूसरे को अमान्य करते हैं। वास्तव में हेक्सर ओलिन दृष्टिकोण एक शक्तिशाली तरीके से पारंपरिक तुलनात्मक लागत सिद्धांत को पूरा करता है, उनको कॉम्प्लीमेंट करता है। ये लागत में सापेक्ष अंतर के मूल कारण की जांच करने के लिए तुलनात्मक लागत सिद्धांत के पीछे जाता है, और हेक्सर ओलिन ने सापेक्ष साधन विन्यास यानी कि रिलेटिव फैक्टर एंडोमेंट और सापेक्ष साधन गेंदता यानी कि रिलेटिव फैक्टर इंटेंसिटी के लिए लागत अंतर के कारण का पता लगाया। तो इन दो कारकों को जिम्मेदार बताया लागत अंतर के लिए। इसलिए सिद्धांत को साधन अनुपात और साधन गेंदता सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार जो देश श्रम में समृद्ध है या श्रम प्रचुर है वे श्रमगहन वस्तुओं का निर्यात करेंगे, और जो पूंजी समृद्ध है या पूंजी प्रचुरता वाले हैं वो देश पूंजीगहन वस्तुओं का निर्यात करेंगे। तो ये इस सिद्धांत का एचओ थ्योरी का जो है हेक्सर ओलिन थ्योरी का मूल भावना है। हेक्सर ओलिन सिद्धांत की प्रमुख मान्यताओं की चर्चा करते हैं अपन। तो ये सिद्धांत दो देश यानी कि और दो वस्तुएं और दो साधन यानी कि श्रम और पूंजी के मामले पर विचार करता है। इसके साथ ही इसको बहुत सारे साधन और बहुत सारी वस्तुओं के मामले में भी इसका संभव विस्तार करना संभव है, लेकिन एक ऐसा विस्तार केवल तभी किया जा सकता है जब साधनों की संख्या और वस्तुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। दूसरी जो मान्यता है, उत्पादन के साधन अपने अपने देशों में पूर्ण रूप से गतिशील होते हैं, लेकिन वे विभिन्न देशों के बीच में गतिशील नहीं होते हैं। वहाँ पे वो कांस्टेंट या स्थिर हो जाते हैं, गतिशीलता है वहाँ पे। उत्पाद और साधन बाजार दोनों में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति पाई जाती है। नेक्स्ट है, दोनों देशों में उत्पादन के साधनों को पूर्ण रोजगार प्राप्त होता है। फिर नेक्स्ट है, दोनों वस्तुओं से संबंधित उत्पादन जो फलन है यहाँ कार्य छपा है वो रैखिक रूप से समरूप हैं। इसका मतलब ये है कि वो उत्पादन के स्थिर प्रतिफल का प्रतिनिधित्व करते हैं, वहाँ पे पैमाने के स्थिर प्रतिफल प्राप्त हो रहे हैं। दोनों देशों में उत्पादन की तकनीक अपरिवर्तित रहती है। ऐसी स्थिति में जो है इनपुट आउटपुट जो कोफिशिएंट है या गुणांक है वो अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट है, उपभोक्ता का रुचि अधिमान और पैटर्न और समान होता है दोनों देशों में, और इसलिए दोनों देशों में अलग अलग वस्तुओं के लिए जो मांग फलन होते हैं वो भी एक जैसे होते हैं। तो यानी कि दोनों देशों की मांग की स्थिति या मांग दशाएं समान होती है। नेक्स्ट है, साधन विन्यास जो है निरपेक्ष मात्रा में दोनों देशों में स्थिर रहता है, यानी कि साधनों की जो निरपेक्ष मात्राएं हैं दोनों साधनों की वो दोनों देशों में बदलती नहीं है, लेकिन दोनों देशों के साधनों की सापेक्ष मात्राएं रिलेटिव जो मात्राएं हैं वो दोनों देशों में समानुपातिक नहीं हैं। तो मान लीजिए कि देश ए के पास पूंजी की प्रचुरता है जबकि बी के पास श्रम की प्रचुरता है, लेकिन गुणात्मक रूप से देखें अगर दोनों साधनों को तो दोनों देशों में वो दोनों साधन समरूप है यानी कि होमोजीनस है। तो ये एक खास बात है कि निरपेक्ष रूप से उनके साधन मात्राएं बदलती नहीं हैं, लेकिन सापेक्षिक रूप में वो साधन मात्राएं भिन्न भिन्न हैं और गुणात्मक पहलू दोनों में समान है। उत्पादन फलन ऐसे हैं कि दो वस्तुएं अलग अलग साधन गहनता वाली हैं, एक पूंजी गहन वस्तु है तो दूसरी श्रम गहन वस्तु है। यद्यपि विभिन्न वस्तुओं के लिए उत्पादन फलन अलग अलग हैं, फिर भी दोनों देशों में प्रत्येक वस्तु के लिए उत्पादन फलन एक जैसा है। तो क्या है कि उत्पादन फलन दोनों देशों में एक वस्तु के लिए एक जैसा है और दोनों वस्तुओं के लिए अलग अलग है।
इसके अलावा साधन गहनता जो है वो उत्क्रमणीय नहीं है, उसको वापस नहीं किया जा सकता। दोनों में अलग अलग साधन गहनताएँ एक जैसी हैं दोनों देशों में। दो देशों के बीच का व्यापार स्वतंत्र और अप्रतिबंधित है, उस पर व्यापार पे किसी तरीके की कोई रोक टोक नहीं है, कोई टैक्स वगैरह नहीं है। उत्पादन लागतों के परिवहन लागतों की अनुपस्थिति है, ताकि उत्पाद की कीमतें विशेष रूप से केवल उत्पादन लागत से संबंधित हो सकती हैं। इसके अलावा व्यापारिक देशों में अपूर्ण विशिष्टीकरण होता है, यानी कि पूर्ण विशिष्टीकरण नहीं होता है। उत्पादक जो व्यापारिक देश है दोनों वस्तुओं की कुछ कुछ मात्राएं उत्पादित कर रहे होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एचओ सिद्धांत के अनुसार तुलनात्मक लागतों में अंतर का पूरा आधार उन्होंने दो कारणों को माना है कि तुलनात्मक लागत लाभ क्यों पाया जाता है। एक तो होता है साधन विन्यास भिन्न होते हैं और साधन गहनताएं भिन्न होती है दोनों देशों के भीतर। अब हम बात करते हैं साधन भंडार की। ये एक निर्विवाद सत्य है कि क्षेत्र और देशों के बीच साधनों के विन्यास या उपलब्धता के संबंध में एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, यानी कि अलग अलग देशों में साधन विन्यास या फैक्टर एंडोमेंट्स अलग अलग होते हैं। देश ए में पूंजी की प्रचुरता हो सकती है और श्रम दुर्लभ हो सकता है। इसके विपरीत देश बी में श्रम की प्रचुरता हो सकती है और पूंजी दुर्लभ हो सकती है। तो एच मॉडल में सापेक्ष साधन प्रचुरता शब्द जो है कि रिलेटिव फैक्टर अबंडेंसी है, वो किस तरीके से डिफाइन की गई है? दो तरीक़ों से डिफाइन की गई है। कैसे पता लगाया जाता है? दो तरीक़ों से लगाया जाता है। पहला है सापेक्ष साधन प्रचुरता का भौतिक मानदंड यानी कि फिजिकल क्राइटेरियन, और सेकंड है मूल्य मानदंड यानी कि प्राइस क्राइटेरियन। तो अब हम चर्चा कर लेते हैं भौतिक मानदंड की। तो इस मानदंड के अनुसार किसी देश को अपेक्षाकृत पूंजी प्रचुर कहा जाएगा यदि वह दूसरे देश की तुलना में श्रम के लिए पूंजी के उच्च अनुपात के साथ संपन्न है, यानी कि उस देश का जो पूंजी श्रम अनुपात है वो दूसरे देश की तुलना में अधिक होगा, तो उसको पूंजी प्रचुर देश कहा जाएगा। यानी कि तो देश ए को अगर अपेक्षाकृत पूंजी प्रचुर कहा जाएगा तो ये स्थिति वो नीचे संतुष्ट करना चाहिए, यानी कि कैपिटल लेबर इन कंट्री ए। तो ये जो कैपिटल बाय लेबर रेशो है वो ए कंट्री का है पहले, और जो बी लगा हुआ है के बाई एल के साथ में वो है बी कंट्री का। तो यहाँ के बाई एल ए कंट्री का जो है बड़ा है के बाई एल बी कंट्री से। तो इससे पता लगता है कि जो ए देश है वो पूंजी प्रचुर है। यहाँ पे के और एल जो हैं कैपिटल और लेबर यानी कि पूंजी और श्रम को प्रदर्शित करते हैं, ए और बी दोनों देशों को, और उनके ऊपर जो बार लग रहा है वो इनकी निरपेक्ष मात्राओं की स्थिरता को व्यक्त करते हैं। अब हम देखते हैं यदि देश एक में श्रम की सापेक्ष कमी को दिखाना हो भौतिक मानदंड के अनुसार, तो देख सकते हैं नीचे जो रेशो दिया हुआ है उसमें इसमें लेबर को ऊपर ले लिया और कैपिटल को नीचे ले लिया। तो लेबर इन ए डिवाइड बाई कैपिटल इन ए इज स्मॉलर, यानी कि यहाँ लेबर अपॉन कैपिटल का रेशो है जो ए देश के लिए छोटा है किससे? बी देश से। तो इससे पता लग रहा है कि ए में श्रम की सापेक्ष कमी है या श्रम जो है ए देश में दुर्लभ है। इसी प्रकार देश बी के लिए अगर सापेक्ष श्रम प्रचुरता को इंगित करना हो तो यही रेशो उसके लिए बड़ा होगा। तो यहाँ बी देश के लिए बड़ा हो रहा है, ऊपर वाला रेशो को हमने आगे लिख लिया और पीछे आगे वाले को ए के लिए। तो यहाँ देखें एल बटा के जो है बी कंट्री का वो बड़ा है एल बटा के ए वाले से। तो यहाँ श्रम प्रचुर हो गया बी देश है जो। और इसी तरीके से देश जो है बी में पूंजी कमी है, इसको भी हम उल्टा रेशो से दिखा सकते हैं जिसमें के बाई एल रेशो बी के लिए छोटा है के बाई एल रेशो ए के। तो इससे पता लग रहा है कि कैपिटल जो है वो कम है बी देश में बजाय ए के। तो इन स्थितियों में देख रहे हैं कि एचओ सिद्धांत क्या बताता है हमें कि देश ए पूंजीगहन वस्तुओं मशीनों का उत्पादन करेगा और देश बी श्रमगहन वस्तु अर्थात कपड़े का उत्पादन करने का प्रयास करेगा। और यदि दोनों देश मशीनों और कपड़े का उत्पादन एक ही अनुपात में करते हैं, जैसा कि उत्पादन चित्र 7.1 में नीचे दिखाया गया है ओ आर अनुपात में, तो देश ए सी बिंदु पर और देश बी डी बिंदु पर उत्पादन करेगा और बिंदु सी और डी दोनों देशों के उत्पादन संभावना वक्र क्रमशः पी क्यू और P1 Q1 पर स्थित होगा। चूँकि बिंदु सी पर देश ए का उत्पादन संभावना वक्र का ढाल बिंदु डी पर देश बी के उत्पादन संभावना वक्र के ढाल से अधिक है, इसका अर्थ यह होगा कि देश ए में उत्पादित कपड़े का मार्जिनल कॉस्ट देश बी में उत्पादित कपड़े के मार्जिनल कॉस्ट से अधिक है। यदि उत्पादन बिंदु सी और डी पर होता है तो मशीनों को देश ए में अधिक सस्ते में उत्पादित किया जा सकता है और देश बी में कपड़ा अधिक सस्ते में उत्पादित किया जा सकता है, जैसा कि हम चित्र में देख पा रहे हैं। तो देख रहे हैं कि देश ए जो है पूंजी प्रचुर है और मशीनों का उत्पादन पूंजीगहन है, इसलिए देश ए मशीनों के उत्पादन का विस्तार करेगा। इसी समय देश बी जो है श्रम प्रचुर होने के कारण कपड़ा जो कि श्रम गहन है उसके उत्पादन का विस्तार करेगा। ये इस तरीके से
उत्पादन में विस्तार होगा। हालांकि एक्स-रे-ओलिन प्रमेय इस भौतिक मानदंड के आधार पर मान्य हो सकता है और उपरोक्त निष्कर्ष केवल तभी दे सकता है जब दोनों देशों में खपत पैटर्न यानी कि मांग जो पैटर्न है वो समान हो और प्रत्येक वस्तु की मांग की आय लोच एक के बराबर हो। यदि दो देशों में मांग की स्थिति अलग अलग होगी तो यह निष्कर्ष कि पूंजी प्रचुर देश पूंजी गहन वस्तु का निर्यात करेंगे और श्रम प्रचुर देश श्रम गहन वस्तु का निर्यात करेंगे, ये सही नहीं होगा। इसको हम आगे वाले चित्र की सहायता से समझाएंगे। शेष हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।